सर अपन कुछ KMnO4 के बारे में देख रहा था। KMnO4 के बारे में बातचीत कर रहे थे सारी, मतलब KMnO4 के 2 के बारे में बातचीत कर रहे थे और KMnO4 को बड़ा था अति इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा था, तो उसमें Hg के साथ HNO3 की रिएक्शन कराई है, किसी के साथ कुछ और कराया है, तुम बोलोगे सर वो सब तो आपने पढ़ा है नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि वो सब पी ब्लॉक में आता है ना। तो कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, पीओडी के मिक्स बनते हैं, क्वेश्चन पीओडी के मिक्स बनते हैं कई बार, तो ये चीज है थोड़ी सी, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, बट जितना अपन ने पढ़ा उतना कर लोगे। ठीक, KMnO4 की बहुत सारी बातें कर ली थी। कलर क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट है कि परमैंगनेट है? परमैंगनेट। परमैंगनेट, एकदम सही, परमैंगनेट। कलर डार्क पिंक और पर्पल और डार्क पिंक है ना, LMCT के कारण, D0 कॉन्फ़िगरेशन LMCT के कारण। शेप तुम आता है हाइब्रिडेशन का टेट्राहेड्रल। और इसके बारे में बात कर रहे थे, इट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद +7 में है तो खुद रिड्यूस होगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तो इसकी बहुत सारी बातें कर ली थी। ठीक है, Mn +7 से +4 जाता है, मतलब MnO2 में जाता है न्यूट्रल। कौन से मीडियम में? न्यूट्रल में। न्यूट्रल या फिर मीडियम या वीकली बेसिक वीकली बेसिक है ना, मेनली बेसिक भी या फिर अल्कलाइन मीडियम इसको बोलते हैं। Mn+2 में कौन से मीडियम में आता है मित्रों? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम। और Mn+6 मतलब K2MnO4 हाईली बेसिक है ना, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, जो pH > 11 हो। मेनली तो अगर अल्कलाइन लिखा है, नॉर्मल लिखा है तो Mn+4 में ही ले जाना उसको। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। फिर रिएक्शंस पढ़ ली थी बहुत सारी कि साहब Mn+2 एसिडिक में आता है, तो उसके साथ बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी। जैसे मानो अपन कि Mn KMnO4 है, एसिडिक मीडियम में, I नेगेटिव को काय में कन्वर्ट कर देता है, ये I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपन Fe+2 को Fe+3 में, Sn+2 को Sn+4 में, ये सब बातें कर ली थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। उसके बाद जो ऑक्सिलेट है C2O4-2 उसको काय में कन्वर्ट करता है? CO2। नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइट को सल्फेट में ये कन्वर्ट करता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट सल्फर कोलोइडल ग्रेन्स। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला सल्फर होता है उसको में कन्वर्ट करता है SO2 या फिर SO3 सल्फाइड में। ये थोड़ी सी मिसलीडिंग रिएक्शंस है, ठीक है। और थायो को काय में करता है, जेई में भी आ चुकी है, I नेगेटिव वाली भी आती है जेई सल्फेट में और सल्फर में। ये कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों? कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं अपन? एसिडिक ये अपन बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम की। ठीक है, इसके बाद अपन ने न्यूट्रल में ही बात करी कि सर Fe+2 को तो सेम टू सेम रहेगा, Fe+3 में Sn+2 को सेम टू सेम, नाइट्राइट को सेम प्रदर्शन करेगा, कार्बोनेट को सेम प्रदर्शन करेगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बस ये होगा Mn+7 जो MnO2 में जाएगा, वो I नेगेटिव को IO3 बनाता है। और सल्फेट सल्फेट को सल्फेट बनाता है, सल्फेट में बनाता है, सल्फर में नहीं बनाता। इससे तुमको मिसलीडिंग है, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग रिएक्शन है। क्यों मिसलीडिंग है? और वो Mn+2 को MnO2 में मिसलीडिंग क्या है? हाँ, Mn+7 प्लस I नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो क्या में MnO2 में जा रहा है +4 में और साथ में IO3 में जा रहा है। ठीक है, तो अब तुमको तो समझ ही नहीं पड़ रहा मिसलीडिंग क्यों है। तुम बोलोगे सर क्या मिसलीडिंग है, हम तो घोट के पी गए। मिसलीडिंग है, यहाँ से आपको क्या प्रतीत करवा रहा है? अगर कोई तुमसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ KMnO4 का जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है दोस्तों, वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा है कि बेसिक मीडियम में ज्यादा है? बेसिक मीडियम में ज्यादा है, क्योंकि बेसिक में वो ज्यादा स्टेबल रहता है। एसिडिक मीडियम में ज्यादा, कुछ भी बेसिक में ज्यादा स्टेबल रहता है। KMnO4 कहाँ से बेसिक में स्टेबल रहने लगा?
कल आपने तो बोला था कि वो बेसिक में ज्यादा स्टेबल रहता अच्छे से है। पढ़ उसको, K2MnO4 है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अनस्टेबल KMnO4 को पूछा एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि बेसिक मीडियम में, बताओ। रिएक्शंस एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस होती है मेनली ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो ये मिसलीड क्यों कर रहा है? मिसलीड इसलिए कर रहा है क्योंकि बेसिक मीडियम में तो ये -1 से +5 में पहुंच गया, और एसिडिक मीडियम में तो -1 से सिर्फ 0 में पहुंचा था। तो सर इस हिसाब से तो बेसिक मीडियम ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आई नेगेटिव के हिसाब से, है ना, क्योंकि आई नेगेटिव एसिडिक मीडियम में तो सिर्फ एक की गलाटी मारी 0 से -1 से 0, बेसिक मीडियम तो -1 से +5 में पहुंच गया, तो सर बेसिक मीडियम ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। बट वैल्यूज तो ये कहती है एसिडिक मीडियम ज्यादा स्ट्रांग है, तो सर ये लोचा है, हाँ लोचा है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें यहाँ पे एक रिएक्शन लगती है, दैट इज पी ब्लॉक में भी आती है और एस ब्लॉक में भी आती है ना, कि एक्चुअली भैया Mn+7 है जो आई नेगेटिव है, उसको MnO2 और I2 ही बनाता है, MnO2 और I2 ही बनाता है। तो सर IO3 नेगेटिव कैसे बना? I2 की रिएक्शन है, I2 को जब तुम बेसिक मीडियम में डालते हो, I2 + NaOH गिव्स Na + NaIO3-, ये स्ट्रॉन्ग मतलब हॉट मीडियम में होती है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है I2 जो है वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो KMnO4 ने तो आई नेगेटिव को भी I2 में ही कन्वर्ट करा था, KMnO4 ने तो आई नेगेटिव को भी I2 में ही कन्वर्ट करा था, और असलियत में मीडियम बेसिक है तो I2 ने अपने दूसरे जलवे दिखाए, I2 ने अपनी दूसरी हरकतें दिखाई कि सर हमने पी ब्लॉक में एक हरकत करी थी, हम यहाँ पे भी कर लें क्या? मैंने मना कर दिया क्योंकि पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं, और उसने मेरी नहीं सुनी, उसने बोला नहीं सर मैं वहां पे हरकत करता हूँ, यार यहाँ पे भी करूंगा, है ना, कि I2 + OH नेगेटिव गिव्स Na + NaIO3। तो एक्चुअली में क्या हुआ, Na तो फिर से यहाँ पे यूज हो जाएगा और NaIO3 बन जाएगा, IO3-। तो बेसिक मीडियम में आई नेगेटिव IO3- बनाता है, ये मिसलीड करता है लोगों को कि यार बेसिक ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं एक्चुअली तो स्ट्रांग तो एसिडिक ही होता है, बेसिक में तो क्या है कि I2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है इसलिए IO3- बन जाता है। तो थोड़ी सी मिसलीडिंग रिएक्शन है, सही है, थोड़ा सा मिसलीड करती है रिएक्शन। तो कुछ चीज जल्दी से KMnO4 के बारे में और पढ़ लेते हैं, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, ठीक है, अगर चाहो लिखना तो, कि मिसलीडिंग क्यों है, और अगर इसको नहीं भी लिखोगे कि मिसलीडिंग क्यों है तो चलेगा, बस समझ जाओ मेन मुद्दा है ना। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्ट्रांग करेगा KMnO4 का, बेशक। KMnO4 के बारे में और खास बात करें तो कभी भी तुमने देखा होगा कि KMnO4, क्या सर हम तो कभी लैब ही नहीं गए, कभी लैब जाओ या फिर लैब मत भी जाओ, है ना, तो कभी यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखोगे इसके टाइट्रेशन वगैरह का। तो KMnO4 इज व्हाट, स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। क्यों सर डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं? क्योंकि KMnO4 सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, कभी भी तुम देखोगे तो KMnO4 को ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ते, बॉटल ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक ब्राउन कलर की, क्योंकि वो फोटोलिटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। KMnO4 डिकम्पोज होता है काय में, K2MnO4 + MnO2। तुम बोलोगे सर ये तो अन्याय है, Mn यहाँ भी नीचे है यहाँ भी नीचे है, तो किसी को ऊपर भी जाना पड़ेगा, बात सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो -2 है, ऑक्सीजन ऊपर चल जाता है 0 में। ठीक है, तो इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4। एनसीईआरटी में है क्या? हाँ है, जहां तक मेरे को याद है कि KMnO4 को जब सनलाइट में रखते हैं तो K2MnO4 MnO2 और O2 बनता है। MnO2 एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। MnO2 +4 है, +4 वाले एम्फोटेरिक होते हैं डी ब्लॉक में। एम्फोबिटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, क्या एम्फोटेरिक MnO2। डी ब्लॉक में +4 वाले एम्फोटेरिक होते हैं, है ना, बहुत फेमस चीज है। तो ऐसा अगर मैं बात करूं, इन जनरल बात करूं, अगर तुमको बताऊं तो जैसे मेटल है ना, मेटल का +1, मेटल का +2 और मेटल के +3, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, अपन काय की बात करें, डी ब्लॉक की। एक ट्रिक बता रहा हूँ ना, अधिकतर केसेस में लग जाती है, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मेटल के +1, मेटल के +2, मेटल के +3 के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक। अगर सपोज के मेटल +4 में एग्जिस्ट करता है तो उसके जो ऑक्साइड्स है वो क्या होते हैं,
एम्फोटेरिक, और मेटल +5, मेटल +6, मेटल +7, और इसके आगे के जो ऑक्साइड्स हैं, इससे आगे तो आगे क्या ही जाओगे, 3D में तो नहीं जा सकते। इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं क्या, हाँ होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे ZnO एक्सेप्शन है, V2O5 एक्सेप्शन है, Cr2O3 एक्सेप्शन है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मेटल 0 +1 +2 +3, क्योंकि मेटल्स है ना, मेटल्स है, मेटल्स ऑक्साइड क्या होंगे, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। और जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक एसिडिक एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो शुरू के 3 ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। इन जनरल टर्म में फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस होते हैं, मैं बोल के भी बता रहा हूँ, ZnO एक्सेप्शन है। एम्फोटेरिक की ट्रिक भी बताइए, सुनो प्रभु जमीन के आलू खाना खाकर बेचू बेचू, है ना। यस सर। अभी उसकी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको साइड में रखो। KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट, है ना। KMnO4 को डार्क कलर बॉटल में रखते हैं, अगर आप उसको सनलाइट में रखोगे तो K2MnO4 MnO2 और O2 में टूट जाएगा। KMnO4 खत्म, क्या नहीं, एक आधी चीज और बची है ना। KMnO4 के बारे में सर वो विसिनल डायोल बनाता है, हाँ, वो बेयर्स रिएजेंट बनाता है, हाँ हाँ वो सब तो है ही से। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में यूज होता है ना KMnO4, कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक, बेयर्स रिएजेंट अलग होता है ना टेस्ट, 1% वाले। पाई बॉन्ड, हाँ कहीं पे पाई बॉन्ड हो तो उसमें बेयर्स रिएजेंट डाल दो, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के डिटेक्शन में काम आता है, बिल्कुल सही, पाई बॉन्ड के डिटेक्शन में काम आता है। सर वो लिखवाने वाले हो क्या, नहीं वैसे तो मैं नहीं लिखवा रहा, बट फिर भी क्योंकि तुम बोल चुके हो। KMnO4 is used in Bayer's reagent test, that is test for detection of unsaturation। अब इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल चुकी है, नहीं आ रहा तो कभी रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है ना। एक और चीज, KMnO4 is used in titration against what, ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन भी अपने सिलेबस में है, जब तुम टाइट्रेशंस देखोगे लैब मैनुअल में तो KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड का भी दे रखा है, सिंपल सा होता है, कोई बहुत टफ बात नहीं है ना। KMnO4 है +7 में, +7 में, और ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है दोस्तों, ये H2C2O4। तुम बोलोगे सर ये तो हम कर चुके हैं, ऊपर कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा टाइट्रेशन के फॉर्म में लिखवा दे रहा हूँ। और ये मीडियम कौन से मीडियम में होता है, डाइल्यूट H2SO4, है ना, डाइल्यूट H2SO4 में कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 में कराते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में। मेरे को एक चीज बताओ, एसिडिक मीडियम में जो Mn+7 वो कहाँ पे जाएगा मित्रों, बताओ ना जरा। +2 में, एसिडिक मीडियम में +7 में +2 में जाता से है। +2 में गया, कितना सिंपल है, +7 से +2 में गया, और खुद रिड्यूस हुआ, और इस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, कुछ नहीं सर, CO2 बनाएगा, ठीक है। मैं बैलेंसिंग तुम कर लेना, बैलेंसिंग का लोड मत लेना, बैलेंसिंग तुम कर लेना। पर ये है Mn+7 से +2 में आया, और ये जो है ऑक्सैलिक एसिड से CO2 में कन्वर्ट हो गया। और ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम। टेम्परेचर जो होता है नियरली 60 डिग्री के आसपास होता है। टेम्परेचर याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत है नहीं, बस एक जो छोटी सी चीज याद रखने की इसमें जरूरत है वो क्या है, Mn+2, या फिर थोड़े समय बाद वो Mn+2 को लिखता है MnSO4, क्योंकि Mn जो है +2 के साथ सल्फेट बना लेगा तो Mn+2 ही है वो, है ना। Mn+2 एक्ट्स एज अ ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट मतलब क्या सर, ऑटो में भर के कैटलिस्ट को ले आओ, बात तो सही यार, ऑटो में भर के कैटलिस्ट को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ऑटो कैटलिस्ट रेडॉक्स में आता है, उसका मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे होता भी थोड़ा सही है, उसमें कोई बहुत दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो प्रोडक्ट बना, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट खुद रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करने लगा, धीरे धीरे जो प्रोडक्ट बनने लगा वो थोड़ा थोड़ा खुद रिएक्शन को कैटलाइज करने लगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही रिएक्शन को आगे बढ़ाने लगा, है ना। मतलब जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है उसके बारे में सोचने से ही
तुम्हारा आगे बढ़ने लगा, तुम्हारी जो चीजें हैं। रिएक्शन भी ऐसा है कि जैसे ही Mn+2 बनने लगा, रिएक्शन कैटलिस्ट होने लगी, अपने आप आगे बढ़ने लगी। और एक चीज पूछी जाती है क्या? बिल्कुल पूछी जाती है ना। KMnO4 के ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन पूछता है, मीडियम क्या है, क्या बनता है, और Mn+2 का काम क्या होता है। तो Mn+2 एक्ट्स एज एन ऑटो कैटलिस्ट, रिएक्शन को आगे मोटिवेट करता है। ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं। एक और चीज होती है यहाँ पे कि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर होता है, ये भी लिखवा ही देता हूँ यार, तुम एक्सपर्ट तो हो ही से रटने में। KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। कैसे सर, कैसे? देखो, अगर तुमको याद हो तो बचपन में अपन, बचपन मतलब कौन सा एसिड और बेस का टाइट्रेशन करवाते थे, तो उसमें इंडिकेटर अपन बाहर से डालते थे ना, फिनोफ्थेलिन। करा है कभी स्कूल में? यस फिनोफ्थेलिन डालते थे, क्यों? क्योंकि यार एसिड और बेस की रिएक्शन में तो कुछ कलर नहीं है, फिनोफ्थेलिन डालने से कलर आता था या कलर जाता था? तो वहां पे इंडिकेटर कौन था? फिनोफ्थेलिन। कभी फिनोफ्थेलिन यूज करा है लैब वगैरह में? 11वीं तो गए होंगे स्कूल, 11वीं स्कूल नहीं गए तुम लोग? 11वीं में कराते हैं यार ये, मैंने तो 4-5 बार करा है। अरे पिंक कलर का ऑब्जर्वेशन होता है, टाइट्रेशन नाम की कुछ चीज करी है स्कूल में कभी? हाँ, वो कोनिकल फ्लास्क में उसको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराने को बोलते हैं। हाँ, फ्लास्क में टर्न नहीं करता, बट धीरे। सही बात है, सही बात है। ड्रॉप बाय टॉप गिराते हैं तो फिर एंड पॉइंट का पता पड़ता है, जहाँ पे धीरे धीरे कलर चेंज होने लगे। सही है ना। अब KMnO4 में बाहर से सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है? अबे लिखना चालू कर। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है? सेल्फ इंडिकेटर का मतलब ये है कि आपको बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत? अरे क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन क्यों डाला जाता था? ताकि मीडियम में कलर आए या कलर जाए। क्यों? क्योंकि जो एसिड और बेस का आप टाइट्रेशन करा रहे थे, NaOH और H2SO4 का, वो दोनों कलरलेस थे। वो दोनों क्या थे? सर इसको थोड़ा कलरलेस थे। नीचे कर दो। ये दोनों, अब कितना नीचे जगह का है? नीचे हाँ बस। दोनों के दोनों क्या थे? कलरलेस थे। इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। तो एसिड और बेस दोनों कलरलेस है, तो वहां पर आपको फिनोल्फ्थेलिन की डालने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर आपको बाहर से कोई इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलर का जो लॉस है, कलर का गेन है, वो KMnO4 के अंदर ही हो जाएगा। समझ रहे हो? कि KMnO4 कलर्ड है, इसलिए आपको बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 अपन करते हैं खत्म। और अपन ने NCERT के बाहर का नहीं पढ़ा है कुछ, ये सब NCERT में कहीं ना कहीं दे रखा है ना, सब चीज NCERT में कहीं ना कहीं दी हुई है। ठीक है, तो KMnO4 अपना होता है खत्म। लिखिए दोस्तों जल्दी से। था बहुत इंपॉर्टेंट था क्या? KMnO4 was very important. Similarly, K2Cr27 is also very important. K2Cr27 is also very important. ठीक है, इसमें क्या बात है? इसमें पहले तुमको चीज बता देता हूँ जो काम आती है, दैट इज CDE। CDE मतलब क्रोमेट, डाइक्रोमेट, इक्विलिब्रियम, है ना। अच्छा एक सुनना, जैसे वहां पे अपन ने KMnO4 पढ़ा था, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अब यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो 2 + 2x + 7 × -2 = 0। तो 14 में से 2 गए, 12 पाए, +6 +6। ठीक है, तो Cr+6 है तो बात तो पक्की है, Cr+6 को नीचे आना है, हाँ। Cr+6 को रिड्यूस ही होना है। तो क्या K2Cr27 भी एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? यस सर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्रोमेट डाइक्रोमेट पढ़ते हैं, क्या है? क्रोमेट डाइक्रोमेट पढ़ लेते हैं। ये डाइक्रोमेट है कि क्रोमेट है? सर सीधी सी बात है, दो है, तो इट इज डाइक्रोमेट। क्रोमेट क्या होता है? क्रोमेट होता है CrO4-2, मतलब K2CrO4, है ना। और ये डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7-2। अब क्या ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? नहीं। 7 दूना 14 में से 2 गए, 12 बाय 2 +6, और 4 दूना 8 में से 2 गए +6। यहाँ पर भी क्रोमियम +6 है, यहाँ पर भी क्रोमियम +6 है, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बताता हूँ मैं, पर पहले ये क्रोमेट है कि डाइक्रोमेट है बताओ? ये क्या है? क्रोमेट क्रोमेट। और ये क्या है? डाइक्रोमेट। अब क्रोमेट के कलर की बात करूँ तो क्रोमेट का कलर होता है येलो, और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज, है ना, येलो ऑरेंज।
ठीक है, दोनों की दोनों Cr+6 है, तो डी ट्रांजिशन तो नहीं हो सकता। Cr+6 में डी ट्रांजिशन थोड़ी होगा, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो खत्म ही हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। डी ट्रांजिशन नहीं है, इसका रीजन भी क्या है, चार्ज ट्रांसफर। रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर ही होगा, डी ट्रांजिशन तो नहीं हो पाएगा। क्यों डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि Cr+6 में है। Cr+6 मतलब 4s1 3d5 होता है, +6 मतलब 6 होगी, 6 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो तो डी इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं कहीं पर, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो क्रोमेट का कलर क्या होता है दोस्तों, येलो, और डाइक्रोमेट का ऑरेंज। देखो मैं बता रहा हूँ, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, इसको रटा रहा हूँ मैं बड़े तरीके से। मैं कंसेप्ट भी बता सकता हूँ कि कैसा है ये सब, बट अभी आप रटने पे ध्यान, आपके लिए रटना ज्यादा मतलब जरूरी है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है। हाँ देख लेना, निकाल ले, किसने रोका थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से। x - 8 = -2, तो 6 आ रही है, और यहाँ पे 2x - 14 = -2, तो 12/2 6। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब पहले क्या याद रखना, देखो CDE समझ लो, CDE मतलब पहले क्या लिखोगे आप, क्रोमेट फिर डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, क्रोमेट फिर डाइक्रोमेट, है ना। और फिर कलर याद रखना था, यो, येलो ऑरेंज, यो यो हार्ड सिंगल, ये हो गया। अब एक जो आगे जाती है वो जाती है एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, तो डिपेंड करती है कंडीशन। क्रोमेट से जब डाइक्रोमेट बनता है तो वो रिएक्शन कैटलाइज करती है एसिडिक मीडियम में, और डाइक्रोमेट से जब क्रोमेट बनता है तो वो रिएक्शन कैटलाइसिस होती है बेसिक मीडियम। ठीक है सर, क्या मजे ले रहे हो, हम तो रट लेंगे, हम तो रटने में एक्सपर्ट है। मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ इसका। ठीक है, पहले Cr2 से उनका स्ट्रक्चर बनाओ। 5 6, ये कौन है दोस्तों, डाइक्रोमेट। अब कोई तुमसे पूछे क्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले मैं बताऊं क्रोमेट का कलर क्या है। येलो। येलो। मैंने पढ़ाया CDE, मतलब क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, और फिर यो येलो, और फिर ये क्या है, ऑरेंज, है ना। तो क्रोमेट मतलब CrO4 -2, मतलब Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O -1 और -1, ये आपके स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, अब देखना मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ थोड़ा सा, कि कौन से कैसे जाता है। देखो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, तुम याद रख पाओ तो रख लेना, मैं ट्रिक बताऊंगा अभी। OH नेगेटिव आता है, OH नेगेटिव आता है इस क्रोमियम पे, ठीक है, और इसको निकाल देता है। OH नेगेटिव आता है इस क्रोमियम पर, इसको निकाल देता है, तो क्या 2 मोल ये क्रोमेट बन जाएगा, Cr2 7 वैसे ये बैलेंसिंग नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों में। क्या Cr2 7 में मैं कौन सा मीडियम डालू, क्रोमेट बन जाए, बताओ एसिडिक डालू बेसिक डालू। बेसिक। Cr2 7 में बेसिक मीडियम डालूंगा तो क्रोमियम इधर आएगा और इसको निकाल देगा, क्रोमेट बन जाएगा। तो मेरे को याद है कि Cr2 7 में बेसिक मीडियम डालता है तो क्रोमेट बनता है। तुम बोलो नहीं सर हमको तो ये भी आप रटा दो, देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है यार, इसमें क्या रटा दूंगा। नहीं सर हमको तो रटाओ, आप बोल रहे थे रटाऊंगा मैं, तो रटाओ। ठीक है रटा देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुमको ये याद है, अगर तुमको ये याद है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, क्रोमेट डाइक्रोमेट है कि डाइक्रोमेट क्रोमेट है, जो अपन पढ़ रहे हैं ट्रिक्स बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, CDE के लिए। किसके लिए, अपन CDE के लिए बना रहे हैं। अगर NCERT में डाइक्रोमेट मतलब से या फिर कहीं क्रोमेट पे की। क्रोमेट से डाइक्रोमेट है, ठीक है, और अगर NCERT कहीं पे भी लेफ्ट में डाइक्रोमेट दे दिया राइट में क्रोमेट दे दिया तो क्या उल्टा कर लोगे, कि नहीं सर आपने तो CDE रटाया, हम तो सिर्फ ये याद रखेंगे। उल्टा करना आता है ना, इसको उल्टा कर लोगे। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक बताऊं, क्रोमेट डाइक्रोमेट मीडियम एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कैसे जाएगा आगे। सर इसमें क्या ट्रिक बताएं, अरे अपन इक्विलिब्रियम कौन सा पढ़ रहे हैं, फिर से बोलो, क्रोमेट डाइक्रोमेट की डाइक्रोमेट क्रोमेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट। है ना। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना रहे हैं, तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना रहे हो तो ट्रिक क्या है, एसिडिक मीडियम में आगे जाएगी। अच्छा, तो क्रोमेट में जब तुम एसिडिक मीडियम डाल दोगे तो रिएक्शन आगे जाएगी। अच्छा, मतलब क्रोमेट में एसिडिक डाल दोगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, मतलब डाइक्रोमेट में बेसिक डाल दोगे तो क्रोमेट बन जाएगा। तो क्रोमेट डाइक्रोमेट एसिडिक में जाएगी आगे, A4A। तो ये भी ट्रिक रट ली, कलर भी अपने रट ली, यो कलर का रीजन भी अपने देख लिया कि साहब कलर का रीजन डी ट्रांजिशन नहीं है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछता है यहाँ पे, है ना, डाइक्रोमेट और क्रोमेट में क्या है, ऑल CrO बॉन्ड्स आर इक्वल, हाँ है ना, सही है क्या, कितने CrO बॉन्ड्स है दोस्तों, 4 है ना। अरे क्या चारों के चारों CrO बॉन्ड इक्वल है कि नहीं है,
हाँ सुनिए सर, इक्वल नहीं आ रहा, वो तो जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस करोगे तो सेम ही है। तो चारों के चारों CRO बॉन्ड इक्वल है। अब यहाँ पे बताना, यहाँ पे क्या पूछता है वो, पहली चीज पूछता है ना, पहली चीज पूछता है क्या, इसको बहुत क्वेश्चन स्ट्रक्चर के बेस पे, कुछ जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार। मतलब अभी तो बहुत चीजें पढ़ी भी नहीं है, पर जितना पढ़ा उसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने CRO बॉन्ड्स हैं, या फिर पहले पूछता है CRO लिंकेज कितने हैं, कितनी बार CRO लिंकेज हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो CRO लिंकेज कितने दोस्तों, 8। यहाँ पर CRO लिंकेज कितने हैं, 4। ठीक है, अब CRO बॉन्ड्स पूछ लिया उसने कि CRO में कितने बॉन्ड्स हैं, तो आपको फिर बॉन्ड में पाई बॉन्ड भी गिनना पड़ता है। सर यहाँ पे तो आपने बॉन्ड लिखा रहे हैं, यहाँ पे भी लिंकेज लिख लो, है ना। CRO रो के बीच में 4 बार लिंकेज। अब बॉन्ड की बात करें, CRO रो के बीच में कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 8, 9, 10, 11, 12। तो CRO के बीच में बॉन्ड कितने हैं, 12। और CRO के बीच में लिंकेज कितने हैं, 8। अब और हाँ। चीजें पूछता है वो, क्या आठों की आठों लिंकेज इक्विवेलेंट है क्या, क्या आठों की आठों लिंकेजेस इक्विवेलेंट है क्या। जैसे यहाँ पर सारी की सारी नहीं। लिंकेजेस इक्विवेलेंट थी, नहीं है, यहाँ पर थी, यहाँ पर इसके साथ इसका नहीं रेजोनेंस हो होगा। जाएगा, ये और ये इक्विवेलेंट है। इसके साथ इसका रेजोनेंस हो जाएगा, ये और ये इक्विवेलेंट है। इसके साथ इसका हो जाएगा, ये और ये है। इसके साथ इसका हो जाएगा, ये और ये है। बट जो बीच वाला ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये वाला इन ऑक्सीजन बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला 3, 4, 5, 6। तो ये जो 6 टर्मिनल CRO लिंकेजेस हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं, है ना। और यहाँ पे 2 जो है वो ब्रिजिंग CRO लिंकेजेस हैं, ये दोनों अपने आप में एक जैसी है, बट टर्मिनल और ब्रिजिंग एक जैसी है क्या, ये ब्रिजिंग लिंकेज और टर्मिनल नहीं। लिंकेज एक जैसी है क्या, नहीं है। नहीं। ठीक है, नहीं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है शॉक से पूछता है, CRO के बीच में कितने बॉन्ड हैं, CRO के बीच में कितनी लिंकेजेस हैं, कलर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसा बनेगा, कब बनेगा, है ना। बहुत चीजें पूछी जाती है। इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पर चारों के चारों इक्विवेलेंट लिंकेजेस हैं। अब यहाँ पर ये 3 और ये 3, ये 6 के 6 इक्विवेलेंट लिंकेजेस हैं टर्मिनल वाली। बट ये जो ब्रिज वाली ब्रिजिंग लिंकेजेस हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं है। सीधा सीधा वो प्रश्न पूछता है कि CRO CR कितने बॉन्ड है, क्या CRO CR के बीच में बॉन्ड है, हाँ है CRO CR के बीच में बॉन्ड है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या CR और CR के बीच में मेटल मेटल लिंकेज है क्या, नहीं। नहीं है। तो ये सब चीजें आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे आना चाहिए। CR और CR के बीच में क्या मेटल मेटल लिंकेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना। पेरोक्सी बॉन्ड है क्या, नहीं है पेरोक्सी बॉन्ड। तो ठीक है, ये सब चीजें आपको स्ट्रक्चर बेसिस पे पूछी जाती है। आप डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, तो बताओ एसिडिक मीडियम लगता है कि बेसिक मीडियम, बेसिक। डाइक्रोमेट से बेसिक। क्रोमेट बनाना है तो मीडियम लगता है बेसिक। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम देयर कलर टू देयर एवरीथिंग, कलर टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज। सर लिख लें क्या, तुम देख लो, लिखना हो तो लिख लो, मैं एक चीज और पढ़ा देता हूँ या तो फिर तब लिख लेना। नेचर तो पहले पढ़ेंगे पढ़ा सही, दो। नेचर तो पढ़ेंगे ही सही अपन इसका, कि ऑक्सीडाइज कैसे करता है, रिड्यूस कैसे करता है, वो तो पता है। मजे की बात, KMnO4 जैसे ही है, जैसा KMnO4 था ना, KMnO4 से सिंपल है। KMnO4 तो भटक रहा था अलग अलग आत्मा अलग अलग मीडियम में, ये भटकता नहीं है, ये तो सिर्फ CR+3 में जाता है। तो वो अपन पढ़ेंगे अभी आराम से, वो तो छोटा सा टॉपिक है ना, वो तो छोटा सा टॉपिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सर लॉजिकली आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले पढ़ाना चाहिए, हाँ, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं होती है तो इसलिए मैंने इसको बाद में पढ़ाई। आप क्रोमेट डायक्रोमेट के स्ट्रक्चर और ये सब तुमको केमिकल बॉन्डिंग से आते थे, है ना। इक्विलिब्रियम भले से नहीं आता होगा, बट स्ट्रक्चर और ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सीख जाते हैं अपन, स्ट्रक्चर कैसे बनाना और ये सब चीजें कैसे करनी, फील ले लेके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, रिडॉक्स में सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा शायद तक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मैं शुरू में पढ़ा देता हूँ जनरली लोगों को इतनी अच्छी लगती नहीं। तो KMnO4 में बताओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में शुरू में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, तेरी डैश तेरी डैश तेरी डैश और अब्बा, क्या लेते हैं, क्या सर, क्या लेते हैं शुरू में, KMnO4 में
KOH लेते हैं, एयर लेते हैं और पायरोलियोसाइट लेते हैं। है ना, तो ये KOH और एयर बाद में बोलना था, शुरू में पायरोलियोसाइट क्या है उसकी, और है ना, और तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27 में दोस्तों इसकी और लेंगे, और में डालेंगे फ्यूजन मिक्सचर, है ना। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, किसी अल्कली और एयर का मिक्सचर, अल्कली प्लस O2। है ना। अल्कली मतलब NaOH भी हो सकता है, Na2CO3 भी हो सकता है, KClO3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मजे की बात क्या है सर, मजे की बात ये है, मजे की बात पूछ रहा हूँ, इसकी और कौन सी होती है सर। मैंगनीज की तो हमको याद थी, मैंगनीज की तो हमको याद थी क्या होती है, पायरोलोसाइट होती है, ठीक है। पर इसकी और क्या होती है, क्रोम। शांति, डिस्टरबेंस हो रहा है पीछे से। इसकी और क्या होती है, क्रोमाइट और, क्रोमाइट और, क्रोमाइट और क्या होती है दोस्तों, FeCr2O4। तुम तो खैर रटने में एक्सपर्ट हो, तुम लोग तो ऐसे ही रट लोगे, बट मैं इसको कंसेप्ट से रटूंगा, ठीक है। FeCr2O4, है ना, 8 में से 2 का 6 बाय 2 3, ठीक है। FeCr2O4। अब यहाँ पे फ्यूजन मिक्सचर में कौन लेते हैं, NaOH लेते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे फ्यूजन मिक्सचर में NaOH नहीं लेते, यहाँ पे फ्यूजन मिक्सचर में Na2CO3 लिया जाता है, Na2CO3 प्लस O2, Na2CO3 प्लस O2। तो पता है क्या मिलता है, एक मिलता है Fe2O3, एक मिलता है Na2CrO4 और एक मिलता है CO2। हाँ सर हम रट लेंगे यार, लोड मत लो, हम रट लेंगे, रटना ही है, NCERT में है। तो नहीं सर हमको रटना नहीं, आपको कुछ ट्रिक है क्या, जैसे पहले वाले में क्या बन रहा था MnO2 से, पता नहीं सर हम भूल गए, ठीक है भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। MnO2 से क्या बन रहा था, KOH और अल्कली में डालने से K2MnO4 बन रहा था कि KMnO4 बन रहा था, K2MnO4 है ना, मैंगनेट बन रहा था। तो वो तो बहुत सिंपल थी, वो तो बहुत सिंपल थी, बट यहाँ थोड़ी सी टफ है, यहाँ थोड़ी सी टफ है। तो इसको याद करने के लिए, याद करने के लिए मार्केट में एक तरीका चलता है, मार्केट में नहीं चलता है, लॉजिकल तरीका है वो, है ना। वैसे तो लोग रटाते ही हैं इसको, बट ये एक और लॉजिकल तरीका। FeCr24 को आप लिख सकते हो FeO.Cr2O3। देखो ना, संधि विच्छेद कर दो उसका, FeO.Cr2O3 बन गया ये, सही है। अब इसको जब एयर में डालोगे तो एयर में क्या करा रहे हो, ऑक्सीडाइज, एयर में क्या करा रहे हो, अब इसको ऑक्सीडाइज। ये ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है तुमको प्रोडक्ट, अगर तुमको डायरेक्टली ऐसे याद होते हैं तो बहुत बहुत बताइए, आप बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है, आपको अवार्ड मिलना चाहिए रटने में। एयर में डालेंगे तो Fe+2 वाला जो है, Fe+2 वाला है वो ऑक्सीडाइज होकर काय में कन्वर्ट होगा दोस्तों, Fe+3 में, Fe2O3, है ना। अब Cr2O3 की बात करूं तो Cr के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 दूना 6 बाय 2 3 है। Cr के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 दूना 6 बाय 2 3। तो ये भी एयर में ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 बना लेगा। तो सर क्या मजा आ रहा है आपको, मेरे को कोई मजे नहीं आ रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछूं Fe2O3 का नेचर क्या, एसिडिक है कि बेसिक है, +3 पे मेटल है, एसिडिक है कि बेसिक है बताओ। एसिडिक, बेसिक है। बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। क्योंकि +3 में मेटल है, +1 +2 +3 जनरली बेसिक होते हैं, डी ब्लॉक, और ये +6 में मेटल है। ये क्या होगा दोस्तों, जनरली बात करें तो एसिडिक। +6 में है, +6 में। तो अब लॉजिक, अगर तुम लॉजिक से कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और काय में डाला हुआ Na2CO3, अब Na2CO3 क्या होता है, बेस होता है नेचर में, बेसिक होता है। तो क्या बेस और बेस के साथ रिएक्शन होगी, नहीं, बेस और बेस की रिएक्शन नहीं होगी। तो Fe2O3 बेस और ऐसा की ऐसा एसिड मिल की जाएगा, Fe2O3 ऐसा की ऐसा ही मिल जाएगा, जैसा Fe2O3 बन रहा था वैसा की वैसा FeO ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बना लेगा। बट CrO3 और Na2CO3, CrO3 और Na2CO3 रिएक्शन करेंगे, CrO3 और Na2CO3 रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, Na2CrO4 प्लस CO2। सिंपल सी रिएक्शन है, Na2CrO3 इसका एक आ जाएगा O, तो Na2CrO4 और ये CO2, ठीक है। तो सर वो तो आप तो यूं भी याद, तो यूं भी रखना पड़ रहा है, बट इसमें शायद मेरे को कम याद रखना पड़ रहा है, तुम्हारा तो नहीं पता, ठीक है। तो तुम अगर वन लाइनर रटना चाहो तो वन लाइनर रट लो, मल्टी लाइनर बनाना चाहो लॉजिकली तो ऐसे बना लो, कोई भी बात चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सीधी सी बात है, और का नाम क्या होता है दोस्तों, क्या नाम होता है और का, तेरी और, क्रोमाइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट होती है क्रोमाइट। FeCr24। और यहाँ पर फ्यूजन मिक्सर क्या होता है, Na2CO3 और O2। क्या चेंज कर सकते हो, तो हाँ वैसे चेंज तो कर सकते हो लॉजिकली, बट अपन तो NCERT के हिसाब से चल रहा है। Na2O3 प्लस O2 है, तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस Na2CrO4 प्लस CO2।
2, ये थी स्टेप 1। अब मेरे को बताओ तुमको क्या क्या तुमको Na2CrO4 चाहिए कि K2Cr2O7 चाहिए? क्या चाहिए? क्वेश्चन में देखो ना, क्या बनाना, क्या K2Cr2O7 बनाना है K2Cr2O7। और आपके पास क्रोमेट है। अब क्रोमेट से आपको डाइक्रोमेट बनाना है। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, तो बताओ मीडियम एसिडिक लेंगे कि बेसिक लेंगे? एसिडिक। Yes. तो इसमें डालते हैं डाइल्यूट H2SO4। Na2CrO4 में क्या डालते हैं? डाइल्यूट H2SO4, तो बनता है Na2CrO7, है ना, प्लस Na2SO4 प्लस पानी, वो तो साइड प्रोडक्ट है, उसको करो IgNO-RE। वैसे भी तुमको स्कूल एग्जाम तो देनी नहीं है, ठीक है। Na2CrO7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब मेरे को पता तुमको Na2Cr2O7 बनाना था कि K2Cr2O7 बनाना था? K2Cr2O7। K2Cr2O7, तो इसको काय में डाल देते पता है? काय में? KCl में। तो क्या बन जाता है? K2Cr2O7 प्लस NaCl। NaCl। जो चाहना था, वो जो मिलना था, जो चाहते थे वो मिल गया। अब तुम एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे और बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो बहुत फेमस क्वेश्चन है। सर आप बेजबरन एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो? आपको K2Cr2O7 की क्या जरूरत? Na2Cr2O7 से भी तो काम हो सकता था। तो मुद्दे की बात ये है कि Na2Cr2O7 is not used as a industry, as a क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा वर्ड बोलते हैं, एज अ पर्टिकुलर मेजर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में Na2Cr2O7 को यूज नहीं करते, है ना। बिकॉज रीजन क्या है इसका? बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक, while K2Cr2O7 is not। ठीक है, तो Na2Cr2O7 जब बनता है तो आपको K2Cr2O7 में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि Na2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों से हर जगह से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्शंस में बाधा डालता है। तो शुरू में Na2Cr2O7 बन गया हो तो अच्छी बात है, पर उसको यूज नहीं करते हैं, K2Cr2O7 को ही यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक है, दिक्कत देता है, ठीक है। तो सर हमने फिर शुरू में वो क्यों नहीं लिया, मतलब Na2CrO4 क्यों लिया शुरू में ही? मतलब वो शुरू में Na2CO3 इजीली, पोटेशियम में क्यों? हाँ मतलब यहाँ पे तो K2CO3 भी ले सकते थे, है ना, बट यहाँ मुद्दा होता है कौन इजीली मिलता है, कौन ज्यादा एक्सेसिबल है, ठीक है। और एक और चीज है कि Na2Cr2O7 भी थर्मली स्टेबल होता है, टूटता नहीं है, और K2Cr2O7 की थर्मल स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, तो उसको तोड़ना और मुश्किल होता है, ठीक है। बोलते हैं ना Na के RBCs, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं थर्मली स्टेबल होते हैं, टूटते नहीं है, हाँ। ठीक है। तो मुद्दा ये है कि उससे थर्मल स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, तो वो टूटता शायद और नहीं, और रिएक्शन नहीं कर पाता, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे K2CO3 लिया होता तो अपन थियोरेटिकली और अच्छी रिएक्शन करा सकते थे, है ना, क्योंकि K2CrO4 बन जाता फिर तो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करानी पड़ती। बट रिएक्शन में इंडस्ट्री में भी Na2CO3 ही यूज करते हैं, K2CO3 नहीं यूज करते। उसके उनके कुछ रीजंस होंगे, माइट बी इकोनॉमिकल रीजन और माइट बी अवेलेबिलिटी, और भी बहुत रीजन हो सकते हैं, बट यूज Na2CO3 करते हैं मेनली, ठीक है। फिर स्क्रीन को छोटा कर दो। Na2Cr2O7 यूज नहीं करा जाता है, K2Cr2O7 करा जाता है, बिकॉज Na2Cr2O7 इज हाइग्रोस्कोपिक, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज चलती है मार्केट में कि KMnO4 के साथ जब आप एसिड यूज करते हो ना, तो एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 ही करते हैं, डाइल्यूट HCl यूज नहीं करते। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि अगर KMnO4 के साथ डाइल्यूट HCl यूज कर लोगे तो Mn रिड्यूस हो जाएगा और Cl ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप किसी और को कराने चले थे, किसी और को ऑक्सीडाइज कराने चले थे विद द हेल्प ऑफ मीडियम, और पता चला मीडियम ही ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। तो इसलिए KMnO4 के साथ HCl यूज नहीं करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं डाइल्यूट वाला। खैर वो सब अपनी अपनी चीजें, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि Na2Cr2O7 यूज क्यों नहीं करते। इसमें से हर चीज आना चाहिए, सारी चीजें अपने सिलेबस की है। क्रोमेट से डाइक्रोमेट कब बनता है, कैसे बनता है, उनका कलर क्या है, कलर का रीजन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड कैसे है, और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखिए जल्दी से पूरा कर लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट नई चीज तो अपने से मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी है, बट लॉजिक कल वाला ही था, लॉजिक कल वाला ही था, ओवर प्लस फ्यूजन मिक्सर। पता है मजे की बात,
मैंने तुमको क्रोमेट डायक्रोमेट इक्विलिब्रियम पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि अगर मैं तुमको क्रोमेट डायक्रोमेट पहले नहीं पढ़ाता और पहले ये पढ़ा देता तो मैं कोई रिएक्शन समझा नहीं पाता कि क्रोमेट से डायक्रोमेट कैसे बना। ठीक है, तो इसलिए जनरली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाई पहले जाती है, बट ये वाली रिएक्शन समझ नहीं आती फिर सेकंड वाली। तो मैंने सोचा चलो पहले क्रोमेट डायक्रोमेट खेल लेते हैं, मजे भी आएंगे उसमें, मजेदार टॉपिक था वो। ठीक है, अब K2CR27 के बारे में खास बातें कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बातें कर चुके हैं। एडिसन, आप क्या बातें करनी है आपको नॉर्मली जो अपन बातें करते हैं यहाँ पर, क्या? ठीक है, नॉर्मली बातें जो करते हैं कि K2CR27 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2CR27 is a good oxidizing agent। ठीक है, K2CR27 में कई बार वो क्या करता है पता है, कई बार मीडियम लिख के नहीं देता है, कई बार मीडियम लिख के नहीं देता है ना, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन मीडियम में अलग अलग होती नहीं है, मेनली एसिडिक मीडियम में ही होती है रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन स्ट्रॉन्गर होती है ना। तो K2CR27 में रिएक्शन के साथ मीडियम लिखता भी नहीं है कई बार। KMnO4 में बताऊं क्यों लिखना कंपलसरी है, क्योंकि KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्ट करता है। अब K2CR27 मेनली एसिडिक मीडियम में ही रेडॉक्स रिएक्शन रहता है, तो कई बार वो लिखता नहीं मीडियम, है ना। मीडियम नहीं लिखे तो उसको क्या कर देना, इग्नोर, मतलब दिल पे मत लेना मीडियम नहीं लिखे तो। वैसे तो एसिडिक मीडियम होता है, वैसे तो एसिडिक मीडियम होता है प्लस फलाना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो K2CR27 Cr में ऑक्सीडेशन स्टेट का दोस्तों 14 में से 2 का 12, 12 बाय 2 प्लस 6। अब Cr प्लस से रिड्यूस होकर कहाँ पे जाएगा? +3। Cr प्लस 3 में जाएगा। और Cr प्लस से करंट क्या होता है, ग्रीन होता है या वायलेट होता है? वॉयलेट Green, होता है generally जनरली तो वरना ग्रीन green होता है। जनरली होता है। ग्रीन ही होता है, वायलेट तो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस है जब होता है, 6 की 6 हाँ। पानी हो। Violet। तो आप एक जब भी पानी हो। डाइक्रोमेट यूज करते हो एसिडिक मीडियम में यूज करते हो, डाइल्यूट H2SO4 में। और जब भी आप डाइल्यूट H2SO4 में यूज करते हो वो सल्फेट वाला CrH2 ही बनता है और वो ग्रीन ही होता है। तो जितनी भी रिएक्शन तुम देखो ना Cr+3 ग्रीन ही होता है, बस वो एनसीईआरटी में एक टेबल में एक जगह पे वायलेट दिया हुआ है, बाकी हर जगह हर चीज Cr+3 की ग्रीन ही आती है। और अपन ने वो कंफ्यूजन नहीं रखा है, अपन ने चीजें क्लियर करी कि कब वायलेट है कब ग्रीन है ना। तो वैसे तो जब प्रैक्टिकली कराते तो हमेशा एसिडिक मीडियम में यूज करते तो हमेशा ग्रीन ही आता है, बट वहां पर जो उन्होंने पानी का कलर लिया था वो प्योर पानी था, 6 की 6 पानी, इसलिए थोड़े से लफड़े थे वहां पर। ठीक है, तो अगर वापस से मैं बात करूं तो Cr+3 में जाता है जो मेनली ग्रीन होता है ना। इसके बाद बात करूं साहब किसको कैसे रिड्यूस करता है, -1 को काय में रिड्यूस करता है, -1 को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में। सेम सेम सेम, कल एनसीईआरटी भी देख लेंगे एक बार अपन, है ना, कि एनसीईआरटी में कुछ और तो नहीं दे रखा एक्स्ट्रा। Fe+2 को करेंगे Fe+3 में, HBr को करेगा I2 में, H2S को करेगा कोलोइडल सल्फर में, है ना, सल्फर को करेगा SO2 में, SO2 को करेगा काय में, SO4 डाइनेगेटिव में, या फिर SO3 में, सेम चीज ही है, सेम चीज ही है ना। ऑक्सलेट को काय में करेगा, सॉरी इसको काय में कन्वर्ट करेगा CO2 में। नाइट्राइट को कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट में। नाइट्रेट में Sn+2 को काय में कन्वर्ट करेगा, +4 में। +4 में। तो ये सब चीजें कॉमन ही रहेंगी, मतलब यहाँ कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तो इवन K2CR27 में कम है KMnO4 के मुकाबले। ठीक है, तो जल्दी से इसको खत्म करें, लिख लेना इसको। यहाँ पे मैं एक चीज लिख लेता हूँ, K2CR27 को भी हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट क्या पढ़ा था अपन ने, KMnO4 को हीट करते तो क्या मिलता है बताओ, बोलो 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 बोलो। K2MnO4, MnO2 और O2। K2MnO4, MnO2 और O2। अब K2CR27 में भी ऐसे ही कुछ होगा, K2CR27 को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, K2MnO4 मिल रहा था, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, K2CrO4, K2CrO4। वहां पे MnO2 मिल रहा था, MnO2 क्या था, एम्फोटेरिक था, है ना। और क्रोमियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है पता है क्या किसी को, Cr2O3। Cr2O3 होता है क्रोमियम का एम्फोटेरिक। कलर क्या होता है, +3 ग्रीन होता है, +3 है, 6/2 +3 ग्रीन होता है। ठीक है, तो Cr+6 से +3 में आया और O-2 से 0 में गया। O2 दोनों रिएक्शंस आनी चाहिए आपको, दोनों एनसीईआरटी में है ना। K2CR27 क्या बना था, K2CrO4, Cr2O3 और O2, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बन रही है जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो अपन कल पढ़ेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और फिर F ब्लॉक पढ़ेंगे।
पहले देख लेंगे एनसीईआरटी में कुछ बचा हो तो फिर अपन एफ ब्लॉक की तरफ भागेंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक कैसे पढ़ना है मैंने डिसाइड नहीं करा है अभी, देखते हैं कैसे पढ़ना है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो कल क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ेंगे। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, K2 से R27 में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कल से पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल जी एडवांस 2020 में आई थी रिएक्शन, 2021 की तो हुई नहीं है, 2020 में रिएक्शन आई थी। क्या रिएक्शन थी, है ना, क्या रिएक्शन थी कि K2CrO4 सॉरी K2Cr27 को H2O2 में डालो, तो देखो H2O2 के आने से क्या हो जाएगा, पेरोक्सी लिंकेज डेवलप हो जाती है ना, एसिडिक मीडियम में पेरोक्सी लिंकेज डेवलप हो जाती है, और एक बनता है डीप ब्लू सॉलिड, डीप ब्लू कलर का क्या बनता है, सॉलिड बनता है, सीधा सीधा ये रहता है। और डीप ब्लू कलर का सॉलिड का फॉर्मूला क्या है, डीप ब्लू कलर के सॉलिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये चीज पूछते हैं। तो डीप ब्लू कलर का सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO5। ठीक है, और CrO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस, बटरफ्लाई जैसा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +10 है, +6। +6 नहीं, है। +2 +3 +4 +5 +6। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि K2Cr27 को जब H2O2 में डालते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या मिलता है, डीप ब्लू सॉलिड दैट इज CrO5, उसका स्ट्रक्चर होगा बटरफ्लाई लाइक, हीट और Cr+6। हीट भी करते हैं ना सर इसको? करना चाहिए, हीट वीट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, हीट तो करना ही चाहिए। अब टेम्परेचर क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं वो अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अपने को तो रिएक्शन आएगी तो लिखना है ना। तो हीट कर ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को उसमें, कर ले ना, बट अपन टेम्परेचर के बारे में नहीं बता सकते इसके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो बस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बचा है, फिर डी ब्लॉक हो जाएगा खत्म। उतार लीजिए इसको, सारी रिएक्शंस आज और कल डी ब्लॉक में जितनी पड़ी KMnO4 K2Cr27 ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इसी साल जी एडवांस में पूछी क्रोमाइल क्लोराइड वाली, हीटिंग भी एनसीईआरटी में दे रखी है। K2Cr27 KMnO4 रेगुलरली रेडॉक्स रिएक्शंस आती है मार्केट में, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन रेगुलरली आती है। अभी पिछले साल शेप का क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में कि ये जो मैंने बोला ना Cr27 है, इसमें कितने आइडेंटिकल CRO बॉन्ड है, कितने आइडेंटिकल नहीं है, ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि Cr27 में कितने CRO आइडेंटिकल बॉन्ड है, कितने नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें पूछी जाती है। कलर और क्रोमेट डाइक्रोमेटिक इक्विलिब्रियम में भी बहुत चीजें इंक्लूड करेंगे, तो आप थोड़े समय बाद जब नीट के क्वेश्चन करेंगे तो चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अभी ऐसा करिए, उतारिए इसको, उतार के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए उतार के जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।